वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे यूनिट 2 ऑफ द रिसर्च एप्टीट्यूड। तो इसमें हम लोग कंप्लीट चैप्टर की इसी वीडियो में समझ लेंगे। और हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं केवीएस मदन सर का यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए जो किताब है लेटेस्ट एडिशन यानी कि 8 नंबर एडिशन, तो उस किताब में से हम लोग समझेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। इससे पहले यूनिट 1 जो टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो है उसमें इतना सारा मुझे प्यार देने के लिए और इतना सारा भरोसा करने के लिए थैंक यू सो मच आप लोग को। तो इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं लेक्चर का तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इम्पैक्टिका क्लास है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी में मैं अपलोड कर देता हूँ जो पीडीएफ होता है लेक्चर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। आई होप वॉइस क्लियर है। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिसर्च अगर देखा जाए तो रिसर्च आपके दो वर्ड से बने हैं। पहला वर्ड है आपका री और दूसरा वर्ड है आपका सर्च। तो रिसर्च का मतलब क्या होता है, जब हम लोग के पास कोई पहले से नॉलेज है उसके ऊपर हम लोग कोई नॉलेज ऐड कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है रिसर्च। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। पहले से हम लोग को पता है, मान लीजिए कि टाइगर्स पॉपुलेशन जो है वो किसी जंगल में पॉपुलेशन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर जंगल में डिक्रीज हो रहा है। टाइगर्स पॉपुलेशन जंगल में डिक्रीज हो रहा है। तो अभी ये इंफॉर्मेशन हम लोग के पास पहले से है कि टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। अभी आप इस पे रिसर्च क्या कर सकते हैं कि टाइगर्स पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज हो रहा है। तो मान लीजिए आपने देखा कि हंटिंग के वजह से टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये देखिए इसमें क्या किया हम लोग ने, हम लोग के पास पहले से एक इंफॉर्मेशन था, उस पर हम लोग ने सेकेंड एक इंफॉर्मेशन ऐड किया है, डिटेल्स ऐड किया है उसी इंफॉर्मेशन पे। तो इसी को कहा जाता है आपका रिसर्च। अब रिसर्च अगर देखा जाए तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मतलब रिसर्च में ये सब चीजें होने चाहिए तभी एक रिसर्च सही तरीके से किया जा सकता है। पहला है आपका ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्टिविटी के साथ और एक वर्ड आ जाता है जो कि हो जाता है इसका अपोजिट वर्ड सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी, अब इन दोनों को हम लोग समझेंगे। सब्जेक्टिविटी में क्या होता है, ये आपके ओपिनियन के बेसिस पे होता है। किसी का जो ओपिनियन होता है उसके बेसिस पे होता है आपका सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, जो फैक्ट के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो क्यों हार गया। अगर आपसे पूछा जाए जो इंडिया है वो सेकेंड मैच क्यों हार गया, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि हम लोग का बैटिंग सही नहीं था, हम लोग का बॉलिंग सही नहीं था, या फिर पिच जो था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्टिविटी कि आपका ओपिनियन जो है कि इंडिया मैच क्यों हार गया। और वहीं पे ऑब्जेक्टिविटी क्या होगा, आप ऑब्जेक्टिविटी ये कह सकते हैं कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो अभी 1-1 पे चल रहा है। एक मैच जीता है इंडिया ने और एक मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, तो आप फैक्ट के बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है आपका ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रोसीड्यूरल ऑब्जेक्टिविटी। मतलब प्रोसीड्यूरल नाम से ही आप समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोसीड्यूर या काम करने का तरीका को फॉलो किया जा सकता है, उसमें से जो भी आंसर निकलेगा वो है प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड। दूसरा है आपका स्टैंडर्डाइजेशन, कि कुछ स्टैंडर्ड्स रहने चाहिए उसके अनुसार आपको फैक्ट्स मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 फुट, आप अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं 1 फुट मतलब कितना हो गया, तो ये हो गया 12 इंच। तो ये हो गया स्टैंडर्डाइजेशन। आप ये नहीं बोल सकते 1 फुट मतलब हो गया 6 इंच या फिर 10 इंच या फिर 11 इंच, तो ये स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। स्टैंडर्डाइजेशन वही होता है जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। फिर आता है अवॉइडिंग बायस। मतलब आपको बायस अवॉइड करना है, जो भी आपको आंसर मिले वो ऑब्जेक्टिव रखना है। बायस मतलब क्या हो गया, बायस मतलब हो गया किसी को फेवर करना, कुछ फेवर करके आंसर देना। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि इंडिया क्यों हार गया, तो इसमें मान लीजिए आप कोहली को सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि बॉलिंग बुरा था और पिच बहुत ही मुश्किल था। तो ये क्या हो गया, आप बायस कर रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है कि यू हैव टू अवॉइड बायस व्हेन यू आर ऑब्जेक्टिव एंड यू आर डूइंग अ रिसर्च। फिर सेकंड में आते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आपको हमेशा सेम रिजल्ट मिलना चाहिए हर जगह पे। मान लीजिए इंडिया में कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और एक्सपेरिमेंट में हमको पता चला कि 100 डिग्री सेल्सियस जब हम टेम्परेचर देते हैं तब पानी बॉयल करता है। तो ये जो सेम रिजल्ट है
वो साउथ अफ्रीका में मान लीजिए कोई रिसर्च कर रहा है, तो उसे भी यही रिजल्ट मिलना चाहिए कि 100 डिग्री सेल्सियस का जब हम लोग हीट देते हैं तब पानी बॉयल करता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आपका रिलायबिलिटी। इसके बाद हम लोग देखेंगे वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है कि आपका जो काम है, आपके जो रिजल्ट्स है उसमें एक्यूरेसी होना चाहिए। मान लीजिए आपने लिखा है कि टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है, टाइगर्स का पॉपुलेशन है वो 300 से डिक्रीज होके 100 पे आ गया। तो आप जो बता रहे हैं उसमें एक्यूरेसी रहना चाहिए कि आप खुद से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो वेबसाइट है, फॉरेस्ट के वेबसाइट है, वहां से फॉरेस्ट गार्ड से पूछ सकते हैं। तो आपका जो डाटा है वो सब एक्यूरेट होना चाहिए। इसको कहा जाता है आपका वैलिडिटी, और उससे बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी सिर्फ नंबर्स देखता है, और वैलिडिटी आपका ओवरऑल रिसर्च देखता है कि आप जो बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई जंगल में फॉरेस्ट गार्ड कहता है कि जंगल का जो टाइगर्स है उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है ड्यू टू हंटिंग, तो आपको वही चीज लिखना होगा। तो वैलिडिटी क्या है, आपका ओवरऑल देखता है, सब कुछ देखता है। और एक्यूरेसी क्या है, ये सिर्फ नंबर्स को देखता है कि नंबर आपने सही तरीके से दिया कि नहीं। फिर आते हैं क्रेडिबिलिटी पे, कि आपका सोर्स जो है वो आपका क्रेडिबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी पुष्पा 2 रिलीज हुआ है, तो पुष्पा 2 में क्या दिखाया गया है कि रेड सैंडलवुड जो होता है उनके माफिया को, उनके माफियाज के बारे में है। पता नहीं मैं सैंडलवुड का क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ, छोड़ दीजिए। तो जो रेड सैंडलवुड है उनके माफियाज को अगर जाके आप पूछे कि रेड सैंडलवुड का जो ट्रीज कट हो रहा है इससे क्या एनवायरनमेंट पे इफेक्ट हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली क्या कहेंगे, नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको उनसे नहीं पूछना है, आपको किनसे पूछना है, फॉरेस्ट गार्ड से पूछना है या फिर एनवायरमेंटलिस्ट से पूछना है। तो आपके जो सोर्सेस है वो क्रेडिबल होने चाहिए। फिर आ गया जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी वही है कि आपका हर जगह पे अप्लाई होना चाहिए। जैसे हम लोग ने थोड़ी देर पहले समझा था कि 100 डिग्री सेल्सियस अगर आपका पानी बॉयल करता है इंडिया में, तो दुनिया के हर एक कॉर्नर में 100 डिग्री सेल्सियस में पानी बॉयल करना चाहिए। ये होता है आपका जनरलाइजेबिलिटी। एम्पेरिकल रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च का मतलब क्या है, एम्पेरिकल रिसर्च का मतलब है हम लोग जो एक्सपेरिमेंट्स है, जो हम लोग सामने देखते हैं या फिर जो हम लोग प्रूव कर सकते हैं, सिर्फ उसी को मानेंगे, तो वो होता है एम्पेरिकल रिसर्च। फिर आता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या होता है, स्टेप वाइज प्रोसीड्यूर हम लोग को फॉलो करना पड़ता है रिसर्च में। इसके बारे में हम लोग सामने पढ़ेंगे। फिर है आपका कंट्रोल्ड फैक्टर्स। कंट्रोल्ड फैक्टर्स मतलब क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं रिसर्च को, रिसर्च जिसपे डिपेंड करता है उसको हम लोग को कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं कि चाय पीने से आपके नींद के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए आपने लोग रखे हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करो कि चाय पीने से नींद के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसमें 2 पर्सन आपने रखे हैं। पहला पर्सन जो है वो दिन में 6 घंटे सो रहा है, और दूसरा पर्सन जो है वो दिन में 8 घंटे सो रहा है। तो ऑब्वियसली नींद जो है वो ज्यादा किसको आएगा, जो 6 घंटे सो रहा है, चाहे वो चाय पिए या फिर चाय ना पिए। तो ये सब होता है कंट्रोल्ड फैक्टर्स या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसे आपको कंट्रोल करना होगा ताकि आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाए। आपको देखना होगा कि दोनों जो सब्जेक्ट है, दोनों 8 घंटे सोने के बाद चाय पीते हैं, तो नींद किसको कितना ज्यादा आता है या फिर कितना कम आता है। इसे कहा जाता है आपके कंट्रोल्ड फैक्टर्स। इसके बाद देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में साइक्लिकल। साइक्लिकल मतलब क्या होता है, एक ही चीज रिपीट किया जाता है बार बार। जैसे हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग मान लीजिए रिसर्च कर रहे हैं कि टाइगर का पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज हो गया, तो हम लोग को पता चलता है हंटिंग से टाइगर्स का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे हंटिंग को कैसे डिक्रीज किया जा सकता है ताकि हम लोग टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है, टाइगर्स के पॉपुलेशन को इंक्रीज कर पाए। तो आप देख रहे हैं ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, जहाँ पर हम लोग टॉपिक को सर्च करते हैं, प्रॉब्लम सर्च करते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, और फिर सॉल्यूशन से प्रॉब्लम निकलता है। तो ये हो गया आपका साइक्लिकल प्रोसेस। लॉजिकल प्रोसेस, जैसा मैंने बताया कि स्टेप वाइज प्रोसेस हम लोग को करना पड़ता है, तो ये काफी लॉजिकल होता है। और लास्ट में है आपका रेप्लिकेबल, जो हम लोग ने काफी बार पढ़ लिया है। अब अगर रिसर्च देखा जाए तो 2 टाइप के रिसर्च होते हैं। एक होता है थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म, और दूसरा होता है आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म जो कहता है वो हम लोग को बताता है कि हम लोग जो सामने देख सकते हैं, जिससे हम लोग थ्योरी से प्रैक्टिकल से प्रूफ कर सकते हैं, वही सच है। और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है, जो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ वो भी सच हो सकता है। जैसे देखिए, पॉजिटिविज्म का एग्जाम्पल अगर देखा जाए, पहले हम लोग क्या मानते थे कि अर्थ अर्थ जो है उसके चारों ओर घूमता क्या है, सन।
चारों ओर घूमता है सन। तो ये हम लोग जो देख सकते थे उसी को मानते थे, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिविज्म। पर अभी आपका साइंस डेवलप हो गया है, तो अभी हम लोग को क्या पता है, जो अर्थ है, अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स है, वो सन के चारों ओर घूमते हैं। तो ये हो गया पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो ये तो ऐसा नहीं है कि ये अभी डिस्कवर्ड, मतलब अभी डिस्कवरी हुआ तो अभी ये चेंज हुआ, ये पहले से था, पर पहले से हम लोग को नहीं पता था। ये है आपका पॉजिटिविज्म, कि हम लोग को पता नहीं था। और पोस्ट पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है, ये पहले से भी आपका सच था, लेकिन ये चीज हम लोग को पता नहीं था। तो ये हो गया आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म। आई होप ये आपको क्लियर है। फिर से वही आ गया। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। इससे पहले मैं बता दूं, टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ाने से पहले, कि आप लोग को अगर कोई भी टॉपिक समझना हो, डिटेल अंडरस्टैंडिंग करना हो, तो आप नीचे कमेंट में उस टॉपिक के बारे में बता दीजिएगा कि इस टॉपिक को ज्यादा एक्सप्लेन कर दीजिए। या फिर आप लोग और एक काम कर सकते हैं, कोई टॉपिक अगर मैं मिस कर दूं तो वो टॉपिक्स भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और यूजीसी नेट का रिसर्च एप्टीट्यूड का कोई भी टॉपिक आपको समझना है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, चाहे वो केवीएस मदन सर के बुक में हो या फिर ना हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च को अगर देखा जाए, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब किस काम के लिए हम लोग कर रहे हैं, आउटकम की रिजल्ट क्या होगा, लॉजिक, मतलब हम लोग किस लॉजिक को यूज करके, फैक्ट्स को यूज करके कर रहे हैं, प्रोसेस किस तरीके से कर रहे हैं, इंक्वायरी मोड कौन सा चीज जानने के लिए कर रहे हैं, और आइडिया और कॉन्सेप्ट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव, कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस कारण से कर रहे हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो चार प्रकार के हैं, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल। इन चारों को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। पहला आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सॉरी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अगर देखा जाए तो इसमें मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता है आपका वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स की अगर बात की जाए तो मेनली आपके दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट और दूसरा आपका डिपेंडेंट। हम लोग ने थोड़ी देर पहले जो एक रिसर्च देखा था, हम लोग ने थोड़ी देर पहले एक रिसर्च देखा था। क्या देखा था हम लोग ने, कि चाय पीने से हमारे नींद के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे चाय पीने से नींद के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो चाय क्या है, चाय है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और नींद क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि चाय देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका नींद से कोई मतलब नहीं है। चाहे आप 8 घंटा सोए या फिर 6 घंटा सोए, आप तभी चाय पी सकते हैं, कभी भी चाय पी सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पर चाय पीने से आपके नींद के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिएगा रात को सोने से पहले अगर आप चाय पीते हैं तो आपको नींद नहीं आता है, तो ये क्या हो गया आपका, नींद हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये चाय और नींद के बीच में रिलेशन। और इसी के बीच में एक तीसरा आता है, जिसे हम लोग कहते हैं आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ये आपके एग्जाम में काफी बार आता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, एक्सट्रेनियस वेरिएबल का मतलब है इन दोनों वेरिएबल के ऊपर जो इफेक्ट करता है। जैसे कि रेस्ट, मान लीजिए आप चाय पीने से पहले 3 घंटा आराम किए हो, दोपहर को सो लिए, उसके बाद चाय पीते हो, तो आपको उतना नींद नहीं आएगा। मान लीजिए कोई दूसरा एक इंसान है जिसने ना सोए हुए चाय पिया है, तो उसको ज्यादा नींद आएगा। तो ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है, जो कि आपके रियल रिएक्शन पे इफेक्ट करता है, और इसी को हम लोग को कंट्रोल करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके दो टाइप के स्टडी होते हैं। एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में दो टाइप्स के स्टडी होते हैं, एक होता है आपका क्रॉस सेक्शनल, दूसरा होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी की अगर बात किया जाए, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी आपके एक ही टाइम पे होता है, पर इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स को यूज किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक क्लास है, क्लास में रिजल्ट मिला है, तो क्लास में रिजल्ट देखा जा रहा है कि मैथ में सबको कितने मार्क्स मिले, मैथमेटिक्स में सब स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले। तो मान लीजिए किसी को मिला 80, किसी को मिला 70, 60, 50, 40, ऐसे करके मार्क्स मिला है। तो यहाँ पर जो 70 मिला है वो आपके मिला है गीता को। तो यहाँ पर गीता पे मैं अगर क्रॉस सेक्शनल स्टडी करना चाहूंगा, तो मैं क्या कहूंगा कि गीता को मैथ में सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स मिला है, सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स मिला है। तो ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। देखिए जो डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट मार्क्स है, मैं एक साथ ले रहा हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स का एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल स्टडी। वहीं पे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में कौन सा मिटाऊं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, चलिए साइड में लिख देता हूँ।
लॉन्गिट्यूडनल स्टडी अगर देखा जाए, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी देखा जाता है एक ही पर्सन पे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। चलिए मानते हैं गीता अभी कोई जॉब के इंटरव्यू के लिए गई है, तो गीता जब जॉब के इंटरव्यू के लिए जाती है तब क्या किया जाता है, तो उसके 10 का मार्क्स देखा जाता है, 12 का मार्क्स देखा जाता है, ग्रेजुएशन का मार्क्स देखा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्क्स देखा जाता है। तो ये क्या हो रहा है, एक ही पर्सन के ऊपर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसे इवेल्युएट किया जा रहा है। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो पहला आपका सर्वे। तो सर्वे स्टडीज तो काफी आसान है, जो सर्वेस हम लोग को किया जाता है उसी को कहा जाता है सर्वे स्टडी, जहां पर आपको पूछा जाता है आपका नाम क्या है, एज क्या है, फैमिली मेंबर्स कितने हैं। तो ये हो गया आपका सर्वे स्टडी। फिर आपका कोरिलेशनल स्टडी। तो कोरिलेशन देखा जाता है एक दूसरे के साथ, जैसे कि हम लोग ने अभी पढ़ा था कि चाय और नींद, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखा जाता है। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव और दूसरा होता है आपका नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, जिसमें दोनों में सेम इफेक्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए ऐसा बोला जाता है कि टीवी अगर आप ज्यादा देखोगे तो आपका जो पढ़ाई में कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। तो क्या बोला जाता है, टीवी अगर आप ज्यादा देखोगे तो आपके आंखें जो है वो खराब हो जाएंगी। तो ये क्या है, ये होता है एक पॉजिटिव कोरिलेशनल स्टडी। क्यों, क्योंकि टीवी आप जितना ज्यादा देखोगे आपके आंखें खराब होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब दोनों साइड जो है सेम साइड पे काम कर रहा है। जैसे टीवी अगर आप कम देखोगे तो आपके आंखें अच्छे रहेंगे, आंखें खराब होने के चांसेस, आई प्रॉब्लम डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया, जो दोनों ऑपोजिट काम करते हैं। जैसे कि आप जितना ज्यादा चाय पियोगे उतना आपका नींद कम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब दोनों जो वेरिएबल है उसमें जब ऑपोजिट इफेक्ट होता है उसे कहा जाता है नेगेटिव, और जब सेम इफेक्ट होता है उसे कहा जाता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। अब देखेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो, ये भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब होता है आफ्टर कोई इवेंट, आफ्टर द इवेंट। देखिए मान लीजिए आप रिसर्च करते हो कि जो आपका साइक्लोन अभी आया था तमिलनाडु में, उसमें कितना इफेक्ट हुआ है, उसमें लोगों का कितना ज्यादा लॉस हुआ है। तो उसमें अगर आप रिसर्च करते हो तो वो हो गया एक्सपोस्ट फैक्टर, क्योंकि जो साइक्लोन था वो पहले से आ चुका है और इफेक्ट डाल चुका है। तो उसके बाद अगर आप रिसर्च करते हो आफ्टर दैट पर्टिकुलर इफेक्ट, तो उसे कहा जाता है एक्सपोस्ट फैक्टर। फिर आएंगे हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च पे। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, आप जब हिस्ट्री पे कोई काम करते हो, जैसे कि मान लीजिए आप रिसर्च करते हो कि सुभाष चंद्र बोस वो अभी तक जिंदा है कि नहीं, या फिर उनका जो डेथ हुआ था वो असली में हुआ था या फिर नहीं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। फिर आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जब आप किसी टॉपिक के ऊपर एक्सप्लोर करते हो तब उसे कहा जाता है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैसे अलग होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अगर देखा जाए तो इसमें मैनिपुलेशन किया जाता है आपका वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स हम लोग ने पहले ही पढ़ा था, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। जो चाय और नींद का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को, वो है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कि किसी को ज्यादा चाय दे रहे, किसी को कम चाय दे रहे, तो उसका इफेक्ट देखा जा रहा है आपके नींद के ऊपर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है, तो वो चाय है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है। एक्सटेंडर्स वेरिएबल्स जो हमारे होते हैं जैसे रेस्ट, उन्हें आपका यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है, उन्हें आपका कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पर देखा जाता है रिफ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि आपका इफेक्ट देखा जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखा जाता है, या फिर आप कह सकते हो आपका रिलेशन देखा जाता है इन दोनों के बीच में। और इसमें रैंडमली चीजें जो है वो पिक किए जाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से रैंडमली आपके 25 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, इसे ही कहा जाता है आपका रैंडम असाइनमेंट। फिर आते हैं हम लोग वेरिएबल्स पे। तो वेरिएबल्स हम लोग के लिए पढ़ लिया था, इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या है। इंटरफाइनिंग वेरिएबल्स हम लोग को पढ़ना होगा। इंटरफाइनिंग वेरिएबल्स का क्या है, देखिए हम लोग ने क्या पढ़ा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हम लोग का स्लीप। अब टी जो है वो स्लीप के ऊपर इफेक्ट दे रहा है।
अब ये इफेक्ट कैसे दे रहा है, तो टी में होता है आपका कैफीन नाम का सब्सटेंस। तो कैफीन नाम के सब्सटेंस की वजह से हम लोग के स्लीप में इफेक्ट हो रहा है। तो ये कैफीन क्या है, ये है हम लोग का इंटरवाइनिंग वेरिएबल, जो दोनों वेरिएबल के बीच में हम लोग को कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और आखिर में आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो हम लोग ने पहले ही पढ़ा था। अब आउटकम के बेसिस पे अगर रिसर्च को डिवाइड किया जाए तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल रिसर्च और एक होता है अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल क्या होता है, आपके थ्योरी के बेसिस पे ऊपर होता है, और अप्लाइड क्या होता है, आपका रियल लाइफ होता है, रियल लाइफ। अगर हम लोग देखें फंडामेंटल रिसर्च, तो यहाँ पर फंडामेंटल रिसर्च हम लोग कर सकते हैं आपके फ्रिक्शन के ऊपर। आपको फ्रिक्शन पता ही होगा, तो फ्रिक्शन के ऊपर हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो वो हो गया फंडामेंटल रिसर्च। और अप्लाइड रिसर्च क्या हो गया, देखिए हम लोग अगर टायर्स के ऊपर रिसर्च करते हैं कि टायर्स के सर्फेसेस रफ क्यों होते हैं, तो टायर्स के सर्फेसेस रफ क्यों होते हैं, ताकि वो जब रास्ते पे चले तो रास्ते के साथ फ्रिक्शन हो पाए और ब्रेक हम लोग इजीली अप्लाई कर पाए। तो इसीलिए टायर्स के जो सर्फेस होते हैं वो रफ होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का अप्लाइड रिसर्च। फिर आते हैं लॉजिक के ऊपर। अगर लॉजिक के ऊपर देखा जाए तो दो टाइप के रिसर्च होते हैं, एक होता है आपका डिडक्टिव और एक होता है आपका इंडक्टिव। डिडक्टिव अगर देखा जाए तो इसे कहा जाता है टॉप डाउन अप्रोच, और वहीं पे इंडक्टिव जो है इसे कहा जाता है आपका बॉटम अप अप्रोच। डिडक्टिव अगर देखा जाए, डिडक्टिव में क्या होता है, आपका जनरलाइजेशन से पर्टिकुलर में आता है। जैसे कि मान लीजिए जनरल, ये जो मैं भी लिख रहा हूं ये सब कीवर्ड्स है, चाहे मैं पीपीटी में जहां भी जो भी लिख रहा हूं सब आपके कीवर्ड्स है और एग्जाम में आते हैं। डिडक्टिव में क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। मान लीजिए एक क्लास में हम लोग ये बिलीव करते हैं कि आईआईटी में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं। तो मान लीजिए गीता जो है, गीता स्टूडेंट है आपके आईआईटी में, तो ये हम लोग क्या मान लेंगे, तो ये हम लोग मान लेंगे कि गीता भी जो है वो ब्राइट स्टूडेंट है। तो ये हो गया आपका डिडक्टिव रिसर्च, जहां पर हम लोग बहुत जनों से, जनरल से एक पर्टिकुलर इंसान पे आता है। तो ये हो गया आपका डिडक्टिव रिसर्च। फिर हम लोग देखेंगे इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च में ठीक इसका उल्टा होता है। इंडक्टिव रिसर्च में हम लोग पर्टिकुलर से जनरल में जाते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक बिल्ली है जिसका फेवरेट खाना क्या है, आपका फिश। तो उससे फिश खाना सबसे अच्छा लगता है। तो इससे आपने क्या निकाला कि जितने भी बिल्ली है सबको आपका फिश पसंद है। ऑल कैट्स लाइक फिश। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपका जो पर्टिकुलर कैट है उसका नाम है टॉम। अब आपने एक कैट से पूरे जो जितने भी कैट्स है दुनिया के उनके बारे में एक थ्योरी बना लिया। तो इसको क्या कहा जाता है, इंडक्टिव रिसर्च। फिर आते हैं हम लोग इंक्वायरी मोड पे। तो इंक्वायरी मोड पे अगर देखा जाए तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड और दूसरे होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, आप एक लाइन पे चलते हो। मान लीजिए आपको एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, उनसे आप क्वेश्चन पूछते हो अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर, या फिर आप हर एक क्लास में जाते हो और क्लास में एक स्टूडेंट से पूछते हो। आप क्लास 1 में जाते हो, 2 में, 3 में, 4 में, फिर उनके स्टूडेंट से बात करते हो। तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर्ड रिसर्च। अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आप जो भी लोग से मिल रहे हो उनसे आप बात कर रहे हो, तो ये हो गया आपका अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट निकला है, तो वो प्रोडक्ट लोगों को पसंद है कि नहीं। मान लीजिए प्रोडक्ट है नेटफ्लिक्स, तो नेटफ्लिक्स लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, ये आप रिसर्च कर रहे हो। तो आपको जो भी बंदा मिल चल रहा है आप उससे पूछ रहे हो कि आपके पास नेटफ्लिक्स है कि नहीं, और नेटफ्लिक्स अगर है तो आपको पसंद है कि नहीं। तो ये है आपका अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च। फिर आते हैं हम लोग आइडिया या फिर कॉन्सेप्ट पे। आइडिया या कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक है, कॉन्सेप्चुअल होता है आपका थ्योरी के ऊपर। आप थ्योरी के ऊपर जब रिसर्च करते हो, और एम्पेरिकल क्या होता है, आप जब किसी चीज को एक्सपेरिमेंट या फिर रियल लाइफ पे देखते हो और उसके बेसिस पे आप रिसर्च करते हो, तो वो हो जाता है आपका एम्पेरिकल। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। कुछ टाइप्स है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। तो पहला है आपका इन डेप्थ इंटरव्यू। इन डेप्थ इंटरव्यू में क्या होता है, एक ही पर्सन होता है, उससे हम लोग काफी बातचीत करते हैं। जैसे आप पॉडकास्ट में देखोगे कि इन डेप्थ इंटरव्यू होता है,
कि एक इंसान से उसके सारे व्यूज पूछे जाते हैं कि पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल या फिर एनवायरमेंटल पे उस पर क्या सोच है, जिसे कहा जाता है इन डेप्थ इंटरव्यू। फिर आते हैं फोकस ग्रुप पे। फोकस ग्रुप क्या हो गया, मान लीजिए 6 से 10 लोग होते हैं, वो लोग एक साथ बैठते हैं और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो ये हो गया आपका फोकस ग्रुप। फिर आ गया आपका नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव रिसर्च क्या होता है, आप कोई एक पर्टिकुलर इवेंट जो है उसे डिस्क्राइब करते हो। जैसे यहाँ पर तमिलनाडु में आपका साइक्लोन आया था फेंगल, तो ये फेंगल साइक्लोन के बारे में आप लोगों से पूछते हो, और जब फेंगल साइक्लोन के बारे में आप नरेट करते हो कि ये कैसे आया था, ये कब आया था, क्या इफेक्ट पड़ा है, तो इसे कहा जाता है आपका नैरेटिव रिसर्च। एथनोग्राफी क्या होता है, एक्सक्यूज मी, एथनोग्राफी क्या होता है, जब आप लोगों के बीच में रह के कोई रिसर्च करते हो तो उसे कहा जाता है एथनोग्राफिकल रिसर्च। केस स्टडी क्या होता है, केस स्टडी में आप कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में जब पढ़ाई करते हो, रिसर्च करते हो, तो वो होता है केस स्टडी। फिर आते हैं कंटेंट एनालिसिस पे। कंटेंट एनालिसिस अगर देखा जाए तो मान लीजिए अभी मैं जो कर रहा हूँ वो है कंटेंट एनालिसिस। मैं केवीएस मदन सर के बुक से पढ़ाई कर रहा हूँ, और उसमें से मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसका मैं पॉइंट डाउन कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं टीच कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, आपका कंटेंट जो है केवीएस मदन सर की किताब है, उसको मैंने एनालाइज किया और उसमें से मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किया, तो ये हो गया आपका कंटेंट एनालिसिस। फिर ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी आपका काफी ग्राउंड रिपोर्ट जैसा होता है। जैसे ये फेंगल साइक्लोन जो आया, अगर आप लोग आते हो तमिलनाडु पे पौंडीचेरी में, तो आप लोग को पता चलेगा कि यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ा है, उसके ऊपर आप अगर रिसर्च करो तो फिर उसे कहा जाता है आपका ग्राउंडेड थ्योरी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में क्या होता है, आपका प्लानिंग किया जाता है, एक्शन लिया जाता है, ऑब्जर्वेशन होता है कि वो कहाँ तक इफेक्ट किया है, फिर आपका रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम अराइज हुआ है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है, स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं आ रहे, तो हम लोग को रिसर्च किया गया कि ये स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है ये अच्छे क्यों नहीं आ रहे। तो हम लोग को ये पता चला कि साइंस के जो सब्जेक्ट्स है, साइंस के जो सब्जेक्ट्स है, साइंस के सब्जेक्ट्स में उनको साइंस के सब्जेक्ट्स ठीक से समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम लोग ने फिर स्टार्ट किया एक्शन रिसर्च। तो हम लोग ने प्लानिंग किया कि साइंस के जो किताब है वो उनको अच्छे किताब दिए जाएंगे, जो किताब से साइंस के वो चेंज किए जाएंगे और उन्हें इंटरेस्टिंग किताब दिए जाएंगे। इस किताब को देने के बाद हम लोग एक्शन देखेंगे कि मार्क्स में इंप्रूवमेंट है कि नहीं, जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो इम्प्रूव हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। तो ये हो गया हम लोग का एक्शन। फिर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये मार्क्स इंक्रीज हुए कि डिक्रीज हुए, फिर उसके हिसाब से रिफ्लेक्शन होगा। मतलब हम लोग रिजल्ट देख के डिसाइड करेंगे कि यही प्रॉब्लम था कि नहीं। कि अगर हम लोग देखेंगे कि मार्क्स अगर चेंज हो रहे हैं तो फिर हम लोग किताब से कंटिन्यू करेंगे, और अगर हम लोग मार्क्स देखेंगे कि इंप्रूव नहीं हो रहे तो फिर से ये रिसर्च जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा और स्टार्टिंग से हम लोग करेंगे। यानी कि प्लान करेंगे, एक्शन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और फिर से रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका एक्शन रिसर्च। फिर हम लोग देखेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च अगर देखा जाए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में ही है रेस्ट ऑफ द चैप्टर। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च अगर देखा जाए तो पहले हम लोग करते हैं आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कि हम लोग देख रहे टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है, टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया हम लोग का प्रॉब्लम। फिर हम लोग करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी किताब से आपके एनवायरमेंटलिस्ट ने लिखे हैं या फिर जो फिर टाइगर पॉपुलेशन पे लिखा हुआ है या फिर जितने भी वेबसाइट्स है, ब्लॉग्स है, जो भी है आपके लिटरेचर है जो टाइगर्स के पॉपुलेशन के बारे में लिखा हुआ है, या फिर गवर्नमेंट के वेबसाइट है, या फिर टाइगर्स के पॉपुलेशन के बारे में, या फिर जंगल के बारे में, जितना भी आपको लिटरेचर मिलेगा उसके बारे में आप पढ़ाई करोगे। तो इसे बोला जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। फिर आप अपने रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है उसे डिसाइड करोगे कि आप जो रिसर्च कर रहे हो वो किस कारण से कर रहे हो। इसे कहा जाता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव, कि आपका रीजन क्या है। तो यहाँ पर आपका रीजन क्या हो जाएगा कि आपको रीजन प्रॉब्लम जो है कि टाइगर्स का पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज हो रहा है इसे फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव। फिर आप रिसर्च डिजाइन सिलेक्ट करते हो। रिसर्च डिजाइन में क्या होता है, आपको जो रिसर्च है उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का क्या सिस्टम होगा, इससे ही कहा जाता है आपका रिसर्च डिजाइन। जैसे कि मान लीजिए पॉपुलेशन क्यों कम हो रहा है टाइगर्स का, इसे समझने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आपने डिसाइड किया कि पहले मैं लोकल लोग जो है उनसे बात करूंगा, उसके बाद जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं
उनसे मैं, फॉरेस्ट के जो गार्ड होते हैं उनसे मैं बात करूंगा। फिर वेबसाइट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा। फिर वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन है उनको देखूंगा कि वो इंफॉर्मेशन सही तरीके से दिया गया कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रिसर्च डिजाइन। फिर आते हैं हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस का मतलब, हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी आप समझ लीजिए। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक स्टेटमेंट देना। रिसर्चर जब इतना सारा फैक्ट कलेक्ट कर लेता है तब उसके बाद एक स्टेटमेंट जब वो देता है उसे कहा जाता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। मान लीजिए रिसर्चर जो है वो क्या कहता है कि टाइगर्स का पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस एरिया में आपका जो इलीगल हंटिंग है या फिर पोचिंग एक्टिविटीज है वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका हाइपोथेसिस। फिर हम लोग कलेक्ट करेंगे जितना भी डाटा है, तो ये हम लोग लोकल लोग से पूछेंगे, फॉरेस्ट गार्ड से डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर एनालाइज करेंगे, समझेंगे उस डाटा के बारे में। जैसे मान लीजिए इंटरप्रेट करेंगे डाटा को। जैसे मान लीजिए जो लोकल लोग हो रहे हैं वो आपके हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन, दो मेन कारण है। तो 10 लोग कह रहे हैं कि हंटिंग के वजह से हो रहा है और 2 लोग कह रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। वैसे ही हम लोग जब फॉरेस्ट गार्ड से पूछ रहे हैं तब 20 लोग कह रहे हैं हंटिंग के वजह से हो रहा है और 4 लोग कह रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। तो हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं डाटा के कि मेजॉरिटी क्या कह रही है कि टाइगर्स का पॉपुलेशन क्यों कम हो रहा है, तो वो हंटिंग के वजह से कम हो रहा है। और लास्ट में हम लोग इसके बारे में रिपोर्ट लिखते हैं और प्रेजेंट करते हैं जो भी हम लोग ने डाटा फाइंड आउट किया है। तभी हम लोग समझेंगे हाइपोथेसिस के बारे में। हाइपोथेसिस अगर देखा जाए तो हाइपोथेसिस आपके 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और दूसरा होता है आपका नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की अगर बात की जाए तो इसे हम लोग H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि आपका कोई चेंज है। जैसे कि यहाँ पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहेगा कि टाइगर्स के पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन हंटिंग। और नल हाइपोथेसिस जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपके H0 से, वो हम लोग को कहता है कि कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या कहेगा कि टाइगर्स के पॉपुलेशन और हंटिंग के बीच में आपका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का नल हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस जो होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, आपका किसी चीज को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे टाइगर्स का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, वो हो रहा है आपके हंटिंग के वजह से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का डिस्क्रिप्टिव। दूसरा है आपका रिलेशनल। रिलेशनल क्या हाइपोथेसिस होता है, ये भी आपका इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि किसी चीज, दोनों चीज के बीच में रिलेशन दिखा रहा है। जैसे टाइगर्स का पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किस वजह से, क्योंकि हंटिंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों चीज के बीच में जब रिलेशन दिखाता है तो वो हो जाता है आपका रिलेशनल। और किसी सिचुएशन को जब सिर्फ डिस्क्राइब किया जाता है उसे कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव। और आखिर में आता है आपका एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, पर इसका कारण मुझे खोजना है। तो किसी सिचुएशन को जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं थ्रू हाइपोथेसिस, उसे कहा जाता है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस को हम लोग को टेस्ट करना पड़ता है कौन सा हाइपोथेसिस सही है और कौन सा हाइपोथेसिस गलत है। तो हम लोग ने पहले ही पढ़ा था नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में। तो इसमें 2 टाइप के एरर होते हैं। एक होता है आपका टाइप 1 एरर और दूसरा आपका टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 एरर जो होता है, टाइप 1 एरर में क्या होता है, जो नल हाइपोथेसिस होता है वो आपका करेक्ट होता है। कि नल हाइपोथेसिस कहता है कि कोई भी चेंज नहीं है। जैसे टाइगर्स के पॉपुलेशन और हंटिंग के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये नल हाइपोथेसिस आपका सही होता है। पर रिसर्चर अपने काम को दिखाने के लिए अल्टरनेट हाइपोथेसिस को दिखाना चाहता है कि हाँ मैंने काम किया है और मुझे ये कारण मिल गया है। तो इसलिए वो जबरदस्ती क्या करता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को जो है उसे सही दिखाता है और नल हाइपोथेसिस को वो जानबूझ के इग्नोर करता है और नल हाइपोथेसिस को गलत दिखाता है। तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, आपका फॉल्स पॉजिटिव या फिर कहा जाता है आपका अल्फा एरर। तो ये होता है आपका टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर क्या होता है, आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो गलत होता है। नल हाइपोथेसिस क्या था कि जंगल में आपके शेर जो है वो उनका पॉपुलेशन और आपका हंटिंग एक्टिविटीज का कोई रिलेशन नहीं है। पर नल हाइपोथेसिस जो है आपका गलत होता है। पर तब भी हम लोग नल हाइपोथेसिस को जो है उसे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसे क्या कहा जाता है, आपका फॉल्स नेगेटिव या फिर आपका कहा जाता है बीटा एरर। तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर जो है ये एक्जैक्टली आपका ऑपोजिट होता है। तो आप जब नोट्स बनाएंगे एक साइड पे लिखिएगा टाइप 1 एरर और दूसरे साइड में लिखिएगा टाइप 2 एरर।
टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 एरर जो भी आप लिखिएगा उसका डायरेक्टली ऑपोजिट होगा आपका टाइप 2 एरर। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्केल। तो स्केल से क्या मेजरमेंट किया जाता है? तो मेजरमेंट करने के लिए रिसर्च में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स का यूज किया जाता है। पहला है आपका नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल क्या होता है? सिर्फ हम लोग जो नाम से होता है नॉमिनल, आप याद रख सकते हैं, सिर्फ हम लोग जो नाम से देखते हैं उसे कहा जाता है आपका नॉमिनल। जैसे कि मान लीजिए कि क्लास में मैथ में हाईएस्ट मार्क्स किसको मिला है, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट जो है उसमें हाईएस्ट मार्क्स किसको मिला है, तो हम लोग देखेंगे सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिला है सीता को, सेकंड हाईएस्ट मार्क्स मिला है आपके गीता को, और थर्ड हाईएस्ट मार्क्स मिला है आपके रीता को। तो ये क्या हो गया आपका नॉमिनल स्केल, कि हम लोग को सिर्फ नाम पता है कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया और थर्ड कौन आया। तो ये क्या हो गया नॉमिनल स्केल। सेकंड में आते हैं हम लोग ऑर्डिनल स्केल। हम लोग जब ऑर्डर में अरेंज करते हैं तब ये हो जाता है आपका ऑर्डिनल स्केल। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर कौन है, सीता, सेकंड कौन है, गीता, और थर्ड कौन है आपका रीता। नॉमिनल स्केल में हम लोग ने क्या देखा, सिर्फ स्टूडेंट्स का नाम देखा था कि क्लास में 3 स्टूडेंट है, पहली है सीता, दूसरा स्टूडेंट है गीता और तीसरा स्टूडेंट है आपका रीता। हम लोग सिर्फ नाम देखते हैं, या फिर हम लोग का अगर जेंडर देखें तो क्या है, सीता है गर्ल, गीता है गर्ल और रीता भी क्या है गर्ल। तो ये हो गया हम लोग का नॉमिनल स्केल। या फिर हम लोग सीता का अगर देखें कि एज जेंडर कितना है, एज कितना है, इसका एज मान लीजिए है आपका 10 ईयर्स, गीता का एज है आपका 10 ईयर्स, रीता का एज है आपका 10 ईयर्स। तो ये हो गया आपका नॉमिनल स्केल। अब ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, जब हम लोग इसको अरेंज करते हैं। मान लीजिए हम लोग मैथ में हाईएस्ट मार्क्स देख रहे हैं, तो मैथ में हाईएस्ट मार्क्स किसको मिला है, तो मान लीजिए मैथ में हाईएस्ट मार्क्स मिला है सीता को, फिर सेकेंड हाईएस्ट मिला गीता को, और थर्ड हाईएस्ट मार्क्स जो मिला है वो मिला है गीता को। तो हम लोग जब ऑर्डर में अरेंज करते हैं तब उसे कहा जाता है आपका ऑर्डिनल स्केल। फिर हम लोग आएंगे इंटरवल स्केल पे। इंटरवल स्केल में क्या होता है, हम लोग को एग्जैक्ट गैप रखना पड़ता है। मान लीजिए मैथमेटिक्स में सीता को कितना मिला है, तो सीता को मिला है आपका 80, गीता को कितना मिला है, गीता को मिला है आपका 70, और रीता को कितना मिला है, रीता को मिला है आपका 60। तो ये हो जाएगा हम लोग का इंटरवल स्केल। क्योंकि आप देख सकते हो कि बीच में जितना भी गैप है वो सब एक गैप कितना है, तो 10 मार्क्स का गैप है। तो ये हो जाएगा हम लोग का इंटरवल स्केल। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई स्केल यूज कर रहे हैं, सेंटीमीटर का स्केल, तो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में जितना गैप होगा उतना 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर के बीच में भी सेम गैप होगा। तो इसे कहा जाता है आपका इंटरवल स्केल। और आखिर में आता है आपका रेशियो स्केल। रेशियो स्केल अगर देखा जाए तो आपका कीवर्ड जो है वो एग्जाम में दिया जाता है नो एब्सोल्यूट जीरो, या फिर दिया जाएगा आपका नो रियल जीरो। नो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए हम लोग देख रहे थे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर या फिर ये पेन का इंक कैसे, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे, इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल में मैं टेम्परेचर भी देख सकता हूँ। टेम्परेचर में मैं मान लीजिए इंटरवल स्केल में ले रहा हूँ डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ -10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है टेम्परेचर, या फिर -20 डिग्री भी सेल्सियस हो सकता है टेम्परेचर। पर रेशियो स्केल में आपका कभी भी जीरो नहीं होता, इसमें कम से कम वैल्यू होगा आपका 1। तो ये होता है आपका रेशियो स्केल। जैसे कि हम लोग कोई मेजरमेंट अगर ले रहे हैं कि किसी का वेट कितना है, तो किसी का वेट अगर देखेंगे तो उसका मिनिमम वेट होगा आपका 1 kg, या फिर आपका 0.1 kg भी हो सकता है, 0.1 ग्राम भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हम लोग का रेशियो स्केल, जहां पर हम लोग का जीरो का कोई एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, कभी भी कोई वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। इसे कहा जाता है आपका रेशियो स्केल। फिर हम लोग देखेंगे एटीट्यूडनल स्केल। एटीट्यूडनल स्केल पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है लाइकर्ट स्केल, जहां पर हम लोग डिफरेंट क्राइटेरिया को सेम वैल्यू देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कोचिंग क्लास में आप जाते हो, तो कोचिंग क्लास में आपको टीचर्स को इवैल्यूएट करने के लिए दिया जाता है। तो वहां पर आप इवैल्यूएशन में क्या क्या देखते हो कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है, कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है, जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको अच्छा लगा कि नहीं, आपको क्लासेस में कमेंट करने का या फिर क्लास में क्वेश्चन पूछने का मौका मिला है कि नहीं। तो इन सब का पॉइंट्स जो है वो 10 पॉइंट्स है। तो इसे कहा जाता है आपका लाइकर्ट स्केल। जब डिफरेंट क्राइटेरियाज पे आपका सेम वैल्यू दिया जाता है तो इसे कहा जाता है आपका लाइकर्ट स्केल। और थर्ड स्टोन अगर स्केल देखा जाए तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उन पे डिफरेंट आपका वेटेज दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे
वेटेज दिया जाता है 10। जो पीडीएफ आपको दिया जाएगा उस पर आपका वेटेज दिया जाता है 5%, और कमेंट्स जो है उस पर आपका वेटेज दिया जाता है आपका 2%। तो ये हो गया आपका थर्स्टोन स्केल, जहां पर आप डिफरेंट क्राइटेरियाज को जो है वो डिफरेंट मार्क्स से या फिर वेटेज से इवेल्युएट कर रहे हो। फिर आते हैं हम लोग गट वन स्केल पे। गट वन स्केल होता है आपके एक्सट्रीम वैल्यूज, यस या फिर डायरेक्टली नो। जैसे कि कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया तो यस, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आपके नो। तो ये हो गया आपका गट्स वन स्केल, जो कि आपके एक्सट्रीम वैल्यूज को देखता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टडी डिजाइन। तो स्टडी डिजाइन जो होता है, हम लोग ने पहले ही बात किया था कि एक प्लानिंग करना पड़ता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, फिर आपको एक स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ता है कि कब मैं क्या करूंगा, और फिर उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो ये होता है आपका स्टडी डिजाइन। फिर आपका नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स पहले ही हम लोग ने पढ़ा था, जो आपका गीता है, गीता को क्लास में कितना मिला है, तो सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स मिला है आपके मैथमेटिक्स में। तो ये हम लोग को कैसे पता चला, क्योंकि हम लोग ने सभी स्टूडेंट से मार्क्स को इवेल्युएट किया है, तो उससे हम लोग को पता चला कि क्रॉस सेक्शनल में कितना मिला है गीता को। और वही लॉन्गिट्यूडनल अगर गीता का देखा जाएगा तो गीता इंटरव्यू में गई है, वहां पर उसका क्लास 10 का मार्क्स, 12 का मार्क्स, ग्रेजुएशन का मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्क्स, सब कुछ देखा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल। फिर आपका रेफरेंस पीरियड। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब अगर आपके पास्ट में देखा जा रहा है, और प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हो गया, तो आपके फ्यूचर में देखा जा रहा है। जैसे यहाँ पर तमिलनाडु और पौंडीचेरी में आपका साइक्लोन आया था, तो अगर आप उसके साइक्लोन के बारे में रिसर्च करते हो अक्टूबर के महीने में, सॉरी यहाँ पर अगर आप रिसर्च करते हो इन द मंथ ऑफ, अगर आप रिसर्च करते हो इन द मंथ ऑफ जनवरी मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेट्रोस्पेक्टिव, क्योंकि ये जो साइक्लोन आया था ये आया था दिसंबर के महीने में। तो आप अगर पास्ट के बारे में कोई रिसर्च कर रहे हो तो ये हो जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव। और मान लीजिए आप सेम रिसर्च जो कर रहे हो वो कर रहे हो अक्टूबर के महीने में, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि साइक्लोन कब आने वाला है, तो साइक्लोन आने वाला है दिसंबर में, और उसके बारे में आप पहले से रिसर्च कर रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका प्रोस्पेक्टिव। अब हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटल और दूसरा होता है आपके नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, आपका रखा जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और दूसरा होता है आपका कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपके चेंजेस किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं, और कंट्रोल ग्रुप में आपका नो चेंज। जैसे मान लीजिए हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि चाय पीने से आपके नींद पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दो ग्रुप्स रखेंगे। मान लीजिए इस ग्रुप में मेरे पास है 10%, और सेकेंड ग्रुप में भी मैंने रखा है अपने पास 10%। हम लोग क्या करेंगे, पहले जो 10 लोग हैं उनको हम लोग चाय देंगे, हम लोग चाय देंगे, और फिर हम लोग देखेंगे उनके स्लीप के ऊपर क्या इफेक्ट है। और दूसरे जो 10 लोग हैं उनको हम लोग देंगे कोई एक ब्राउन लिक्विड, कोई एक सा ब्राउन लिक्विड जो चाय की तरह दिखता है, और हम लोग बोलेंगे कि ये भी चाय है। तो उनका भी देखेंगे हम लोग, उनके नींद के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इससे हम लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि चाय सच में क्या नींद के ऊपर इफेक्ट देता है। तो ये हो गया हम लोग का एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होता है, दो ग्रुप्स रखा जाता है, एक होता है एक्सपेरिमेंटल और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल पे चेंजेस किए जाते हैं, कंट्रोल ग्रुप में कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, और उससे हम लोग को पता चलता है कि सच में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या सच में इफेक्ट दे रहा है, या फिर ये सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है, ये सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं, और इसे एग्जाम्पल से समझाना होगा। प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है, मान लीजिए कोई पेशेंट जो है, पेशेंट अपने मन से सोच लिया कि उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और इस सर दर्द के लिए उसको दवाई चाहिए। तो ये पेशेंट का डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर समझ में आता है कि पेशेंट को कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ वो अपने दिमाग में सोच रहा है, इसीलिए उसको लग रहा है कि उसको ये बीमारी है। तो डॉक्टर ये डायरेक्टली ना बोल के उसे कोई भी दवाई नहीं देता है, मतलब मीठी गोली देता है।
कोई भी ऐसा ही एक टैबलेट दे देता है, बोलता है कि इस दवाई से आपका जो बुखार है वो आपका ठीक हो जाएगा, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। तो प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से जब वो दवाई खाता है तो वो क्या सोचता है, दवाई खाने की वजह से मेरा बुखार जो है ठीक हो गया। क्योंकि पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है कि पेशेंट के दिमाग में चल रहा है मुझे बुखार है, डॉक्टर ने दवाई दिया है जो कि आपके फीवर के लिए है, तो मेरा बुखार ठीक हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है आपका प्लेसिबो इफेक्ट, जो रियल कोई इफेक्ट नहीं होता है, पर पेशेंट के सोच या फिर जो आपका ग्रुप होता है सब्जेक्ट के सोच के वजह से अगर किसी चीज के ऊपर इफेक्ट होता है तो उसे कहा जाता है प्लेसिबो। तो इसीलिए आपका कंट्रोल ग्रुप रखा जाता है ताकि देखा जाए कि ये कोई प्लेसिबो इफेक्ट ना हो और रियल में इफेक्ट हो। इसे कहा जाता है आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब हम लोग समझेंगे नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पहला है आपका एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च हम लोग ने पहले डिस्कस किया था डिटेल्स में कि हम लोग जो कोई प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन देखते हैं और फिर सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कोई चेंजेस करना है कि नहीं। फिर आते हैं हम लोग कोहर्ट स्टडीज पे। कोहर्ट स्टडीज का मतलब होता है कोई सिचुएशन में, जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा था कि साइक्लोन में हम लोग सबके बारे में पूछते हैं, सबसे जाके पूछेंगे क्वेश्चंस कि आपको साइक्लोन ने कैसे इफेक्ट किया। एक सिचुएशन में आप लोग मान लीजिए जाते हो तमिलनाडु और पांडिचेरी, वहां पर सभी लोगों से पूछते हो कि साइक्लोन ने उन पे कैसे इफेक्ट किया, तो ये हो गया कोहर्ट स्टडीज। फिर हम लोग ने डिटेल्स में पढ़ा कि प्लेसिबो डिजाइन क्या होता है। फिर आते हैं हम लोग डाटा कलेक्शन पे। डाटा कलेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी। ये काफी आसान है। प्राइमरी डाटा कलेक्शन जो है वो आप खुद से करते हो और आप दूसरे जगह से जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो उसे कहा जाता है आपका सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट से जाके डाटा कलेक्ट करते हो तो उसे कहा जाएगा आपका सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। प्राइमरी डाटा कलेक्शन क्या होते हैं, जैसे आप कोई ऑब्जर्व करते हो, सर्विस लेते हो, किसी से मेल में रिप्लाई पूछते हो, टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हो या फिर सिंपली इंटरव्यू लेते हो, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी डाटा कलेक्शन। अब टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन। टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन जो है, पहला डाटा कलेक्शन जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे आप पूछ सकते हो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्या रिजल्ट है। मैं एक एग्जाम्पल सिर्फ दे रहा हूँ, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्या है। तो ये फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर आप जब डाटा कलेक्ट करते हो तब होता है आपका ऑब्जेक्टिव। फिर आते हैं आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है, आप ओपिनियन के बेस के ऊपर जब डाटा कलेक्ट करते हो, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो आपको कितना पसंद आया या फिर नहीं पसंद आया, उसके ऊपर आप जब ओपिनियन लेते हो तो वो हो जाता है आपका सब्जेक्टिव। क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है जब आप ओवरऑल क्वालिटी के ऊपर बात करते हो, जब आप प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर बात करते हो। जैसे कोई एक आपने प्रोडक्ट लिया है, मान लीजिए आपने एक पेन खरीदा है, तो पेन का क्वालिटी कैसा है, हो सकता है पेन जो है बहुत अच्छे क्वालिटी का हो, उसका बजट सही हो, या फिर ये भी हो सकता है जो उसका रिफिल हो वो अच्छा नहीं हो। तो ये सब क्या हो गया आपका क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है जब आप अमाउंट में उसको डिस्क्राइब करते हो। जैसा अगर पूछा जाए कि पेन जो है उसे आप आउट ऑफ 5 स्टार कितना देना चाहोगे, तो मान लीजिए आप देते हो पेन को 3 स्टार रिव्यू। तो ये अमाउंट के बेसिस पे ऊपर आप जब डाटा कलेक्ट करते हो तब होता है आपका क्वांटिटेटिव डाटा। फिर इंटरव्यू जो होता है वो होता है आपका पर्सनल। पर्सनल इंटरव्यू जब होता है, पर्सनल मतलब होता है सिर्फ एक ही जन से आप जब बात करते हो। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, आप जब इन डेप्थ एक जन से बात करते हो उसे कहा जाता है आपका इंटरसेप्ट। और फोकस ग्रुप क्या होता है, फोकस ग्रुप में आप मान लीजिए 6 से 10 लोगों के साथ एक साथ बात कर रहे हो तब वो हो जाता है आपका फोकस ग्रुप। अब जो क्वेश्चनियर्स होते हैं, मतलब आप क्वेश्चंस पूछते हो लोगों से, तो वो होते हैं आपके क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर जो होते हैं वो आपके क्लोज एंडेड होते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक पेन खरीदते हो, पेन का आप पूछते हो कि रिव्यू कैसा है, आउट ऑफ 5 स्टार आप पेन को कितना स्टार देना चाहो। तो मान लीजिए जो पब्लिक है वो 3 स्टार देती है। या फिर आप क्वेश्चन पूछते हो कि पेन जो है वो गुड है या फिर बैड है, तो रिव्यूअर आंसर देता है कि पेन जो है वो है गुड। तो ये हो गया आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, मान लीजिए पेन जो है वो आपको रिप्लाई देता है सब्जेक्ट कि पेन जो है वो गुड है, तो आप पूछते हो कि गुड क्यों है, तो वो कहता है कि रिफिल अच्छा है, वो कहता है बजट में पेन है, वो ये भी कह सकता है कि पेन का ग्रिप जो है वो अच्छा है। तो ये हो गया आपका ओपन एंडेड, जब वो अपना ओपिनियन देता है। या फिर वो अगर क्या है कि बैड है तो बैड क्यों है, तो ये हो गया आपका ओपन एंडेड, जब सब्जेक्ट जो है अपना ओपिनियन देता है। और मिक्स्ड क्या होता है, मिक्स्ड में आपके क्लोज एंडेड भी रहता है, ओपन एंडेड भी रहता है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा
कि पेन गुड है या फिर बैड है, तो वो कहता है गुड है। तो गुड क्यों है? जब दोनों आपके क्वेश्चंस रहते हैं तब कहा जाता है आपका मिक्स्ड क्वेश्चन है। अब आपका सैंपल, सैंपल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्रोबेबिलिटी सैंपल और दूसरा आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी सैंपल की बात की है तो सबसे पहले आता है सिंपल रैंडम। जैसे कि 50 जन स्टूडेंट्स है क्लास में, आप 25 जन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हो रैंडमली, जिसे कहा जाता है सिंपल रैंडम। फिर आते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम। स्ट्रेटिफाइड रैंडम मान लीजिए एक क्लास में आपके 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से आपके 25 गर्ल्स हैं और 25 आपके बॉयज हैं। तो आपके ने दो होमोजेनियस ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर लिया, होमोजेनियस ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर लिया। अभी इन 25-25 बच्चों में से आप 10-10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हो, 10 गर्ल्स और 10 बॉयज। तो आपके पास टोटल कितने हो गए? 20 स्टूडेंट्स एज योर सैंपल। इसे कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। फिर आते हैं क्लस्टर सैंपल पे। क्लस्टर सैंपल की अगर बात की जाए तो इसमें क्या हो गया, 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स है। इन 50 स्टूडेंट्स को आप मान लीजिए 25 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में डिवाइड कर दो कि 25 जो स्टूडेंट्स है एक ग्रुप में और 25 जो स्टूडेंट्स है वो दूसरे ग्रुप में है। तो ये जो 25 स्टूडेंट्स है इसमें बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों है और इसमें भी बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों है। तो इन 25 स्टूडेंट्स में से आप 10 और 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हो, तो टोटल आपके पास 30 स्टूडेंट्स है। ये 25 स्टूडेंट्स क्या हो गए? ये हो गए आपके हेट्रोजीनियस ग्रुप्स, हेट्रोजीनियस। तो ये हो गए आपके क्लस्टर सैंपल। फिर आते हैं हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल पहला है आपका कॉन्फिडेंस सैंपल। कॉन्फिडेंस सैंपल क्या है? कॉन्फिडेंस के हिसाब से हम लोग जब काम करते हैं, मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स का क्लास है, इनमें से 10 जो बच्चे हैं वो आपके घर के सामने रहते हैं, तो इसलिए आपने उन 10 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया है। इसे क्या कहा जाएगा? कॉन्फिडेंस। फिर आएगा पर्पसिव सैंपल। पर्पसिव सैंपल होता है जब हम लोग किसी पर्पस से काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको पर्पस दिया गया है कि आपको ये प्रूव करना है कि स्कूल बहुत अच्छा है, स्कूल के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। तो आप क्या करोगे, ये जो 50 स्टूडेंट्स है इसमें से आप उन्हीं बच्चों को सैंपल करोगे जो टॉपर्स है। तो 10 स्टूडेंट्स आप कैसे सिलेक्ट करोगे? जो कि आपके टॉपर्स है। तो इससे क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। तो ये हो गया आपका पर्पसिव सैंपल। फिर आपका आ गया कोटा सैंपल। कोटा सैंपल का मतलब क्या है? आप जब एक कोटा या फिर क्राइटेरिया ऐड कर देते हो, जैसे पहले वाले केस में मैंने क्राइटेरिया या फिर कोटा क्या ऐड किया था कि जो मेरे घर के सामने रहेगा। सेकंड वाले पे मैंने कोटा क्या ऐड किया था कि जो टॉपर स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को मैं सिलेक्ट करूंगा। तो ये हो गया आपका कोटा सैंपलिंग। फिर आता है आपका एक्सीडेंटल सैंपलिंग। एक्सीडेंटल सैंपलिंग का मतलब होता है जो आपके रिसर्च में फाइंड आउट करना है उसे फाइंड आउट ना करके आप दूसरा कुछ फाइंड आउट करते हो। जैसे आप सबने पुष्पा देखा ही होगा, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही हम लोग ने डिस्कस किया था कि रेड सैंडलवुड माफिया से अगर आप पूछोगे कि फॉरेस्ट काटने से कुछ खराब हो रहा है कि नहीं, तो वो ऑब्वियसली क्या बोलेगा कि नहीं नहीं कुछ खराब नहीं हो रहा। तो ये हो गया आपका एक्सीडेंटल सैंपलिंग। जब आप इनकरेक्ट पर्सन जो है सैंपल जो है उनसे आप क्वेश्चन पूछते हो। फिर आ गया आपका स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग का मतलब क्या हो गया कि 1 पर्सन 1 सैंपल गिव्स या फिर लीड्स टू अदर। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए, मान लीजिए आप सिगरेट स्मोकिंग के बारे में कोई रिसर्च कर रहे हो, तो यहाँ पर कोई एक पर्सन जो सिगरेट पीता है उससे आप बात करते हो सिगरेट के बारे में, तो वो क्या करेगा, दूसरा पर्सन जो है जो सिगरेट पीता है उसके बारे में आपको बताएगा। दूसरा पर्सन क्या है, वो आपको तीसरे पर्सन के बारे में बताएगा जो सिगरेट पीता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्नोबॉल सैंपलिंग। फिर हम लोग को एनालाइज करना पड़ता है डाटा, जहाँ पर हम लोग को एडिट करना पड़ता है और कोड करना पड़ता है। जब हम लोग डाटा को एडिट करते हैं तब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे डाटाज है एडिटिंग में, हम लोग के पास बहुत सारे डाटाज है, तो हम लोग उसे अरेंज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 फॉरेस्ट गार्ड से बात किया, तो 10 फॉरेस्ट गार्ड ने अपना 10 ओपिनियन दिया है। तो पहले ने बताया कि आपका हंटिंग से
बुरा हो रहा है, दूसरे ने बताया आपका डिफॉरेस्टेशन से बुरा हो रहा है, तीसरे ने बताया आपका हंटिंग से बुरा हो रहा है टाइगर्स के पॉपुलेशन पे, चौथे ने हंटिंग से, पांचवे ने क्या बताया कि हंटिंग से, पांचवे ने बताया कि डिफॉरेस्टेशन से बुरा हो रहा है। तो एडिटिंग में क्या करोगे, आप सब डाटा को एक साथ कलेक्ट करोगे और बताओगे कि दो जन फॉरेस्ट गार्ड ने बताया कि डिफॉरेस्टेशन से बुरा हो रहा है, और 3 जन फॉरेस्ट गार्ड ने ये बताया कि हंटिंग से बुरा हो रहा है। तो ये हो गया आपका एडिटिंग। फिर कोडिंग में क्या हो गया, कोडिंग होता है आप जब कोई पर्टिकुलर वर्ड या नंबर देते हो, जैसे कि HU का मतलब क्या हो गया, HU का मतलब हो गया आपका हंटिंग। तो जहां भी आपका HU लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर HU है, यहाँ पर HU है, इसका मतलब क्या हो गया, हंटिंग। और DE का मतलब क्या हो गया, तो DE का मतलब हो जाएगा आपका डिफॉरेस्ट्रेशन। तो जहां भी आपको डिफॉरेस्ट्रेशन मिलेगा, DE मिलेगा, उसका मतलब क्या हो गया आपका डिफॉरेस्ट्रेशन। तो ये हो गया आपका कोडिंग। फिर हम लोग देखेंगे रिसर्च बायस। तो रिसर्च बायस क्या हो गया, बायस का मतलब हो गया आप जब किसी चीज को सपोर्ट करते हो। तो सबसे पहले आ गया आपका एक्सटर्नल बायस। एक्सटर्नल बायस में क्या आ गया आपका, जब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है, जैसे हम लोग के कल्चर के ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है। जैसे मान लीजिए आपको रिसर्च दिया गया कि डिवोर्स जो है वो आपका अच्छा है या फिर बुरा है। तो हम लोग के इंडियन कल्चर में अगर देखा जाएगा तो डिवोर्स को काफी नेगेटिव देखा जाता है। तो रिसर्चर के काम पे अगर इसका इफेक्ट पड़ेगा तो ये हो गया एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। फिर पर्सनल बायस, कि रिसर्चर डिवोर्स के बारे में क्या सोचता है। फिर आते हैं ऑब्जर्वर बायस। ऑब्जर्वर बायस मतलब क्या हो गया कि आप मान लीजिए सैंपल लेते हो, कि आपने सैंपल लिया 10 लोगों का, तो 10 लोग कैसे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं डिवोर्स को। मान लीजिए वो पहले से सोचते हैं कि डिवोर्स बुरा है या फिर अच्छा है, तो ये हो जाएगा ऑब्जर्वर बायस। फिर आगे एक्सपेक्टेंसी बायस। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, मान लीजिए आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे रिसर्च का रिजल्ट निकलेगा कि डिवोर्स जो है वो बुरा है, तो आप जानबूझ के ऐसा क्वेश्चंस पूछोगे ताकि ऑब्जर्वर या फिर जो सैंपल है वो आपको ऐसा रिप्लाई दे कि डिवोर्स जो है वो बुरा है। तो ये है आपका एक्सपेक्टेंसी बायस। फिर आखिर में प्लेसिबो, तो आप सबको पता है प्लेसिबो बायस। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है सिंपल क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन पे अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया पे देखा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर हम लोग देखेंगे कि गीता को मैथमेटिक्स में सेकेंड हाईएस्ट मिला है। तो यहाँ पर हम एक ही क्राइटेरिया जो कि है मैथमेटिक्स, उसी पे डिसाइड कर रहे हैं कि गीता को कितना मार्क्स मिला है। तो ये हो गया आपका सिंपल क्लासिफिकेशन। फिर आते हैं मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, अगर बहुत सारे क्राइटेरिया पे डिसाइड किया जाए, तो गीता का हम लोग देखेंगे दूसरे सब्जेक्ट्स में भी कैसा परफॉर्मेंस हुआ है, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हम लोग देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे गीता का स्पोर्ट्स में कैसा परफॉर्मेंस हुआ है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, गीता का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होता है उसमें कैसा परफॉर्मेंस हुआ है। मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो किसी का अगर बहुत सारे क्राइटेरियाज पे उसको जज किया जाएगा तो उसे कहा जाता है आपका मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। फिर आता है आपके क्लास इंटरवल्स। तो फिर क्लास इंटरवल्स अगर देखा जाए तो मान लीजिए अगर गीता का देखा जाए तो मैथमेटिक्स में मान लीजिए गीता को 70 मार्क्स मिला, तो हम लोग क्लास इंटरवल में अगर देखें तो देखा जाएगा कि 80 से 100 जिसको मिला है उसका ए ग्रेड ए, जिसको आपके 70 से 50 तक मिला है उसको बी, 50 से मान लीजिए 30 तक मिला है उसको सी। तो गीता का यहाँ पर हम लोग ग्रेडिंग क्या देखेंगे, गीता का ग्रेडिंग कितना मिला है, तो गीता को ग्रेडिंग मिला है बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों में आपका डिफरेंस जो है वो आपका 20 का है। तो इसे कहा जाता है आपका क्लास इंटरवल। फिर हम लोग टेबुलेशन, मतलब जब सब कुछ नोट डाउन करेंगे उसे कहा जाता है आपका टेबुलेशन। फिर देखेंगे एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका क्वालिटेटिव, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा मेन थीम। मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू देखता हूँ, मुझे एक प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है, प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है। अब इस पे मैंने कोड असाइन किया है। अभी हम लोग ने समझा था कि कोड क्या है, तो यहाँ पर देखिए कोड उन्होंने क्या दिया, साउंड क्वालिटी एक कोड है, वैल्यू फॉर मनी, प्राइस रेंज, ईयर वारंटी, मस्ट बाय, ये सब एक कोडेड वर्ड्स है। मतलब ये वर्ड अगर रिव्यूज में रहेगा तो ये सब वर्ड्स आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर क्लासिफाइड रेस्पॉन्स। क्लासिफाइड रेस्पॉन्स का मतलब क्या है, देखिए अब अभी अगर आप अमेजन पे देखेंगे तो आपके दो क्लासिफिकेशन है, एक है पॉजिटिव रिव्यू और एक रहता है आपका नेगेटिव रिव्यू।
तो ये दोनों टाइप्स ऑफ रिव्यू होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिव्यू में आप क्लासिफाई कर सकते हो कि आपको क्या देखना है, पॉजिटिव देखना है या फिर नेगेटिव रिव्यूज देखना है। फिर इंटीग्रेट करोगे थीम इन योर रिपोर्ट। आप ओवरऑल एक थीम बनाओगे कि आपको क्या क्या रिजल्ट मिले हैं और ओवरऑल एक आपका क्या अंडरस्टैंडिंग बना है उस प्रोडक्ट के ऊपर या फिर उस सब्जेक्ट के ऊपर। फिर क्वालिटेटिव तो बहुत आसान है, आपको मैनुअली डाटा कलेक्ट करना पड़ता है और फिर कंप्यूटर में इस डाटा को डालना पड़ता है और वो सारे रिजल्ट्स बता देता है आपको। फिर आते हैं हम लोग स्क्यूनेस पे। स्क्यूनेस अगर देखा जाए तो हम लोग जब डाटा कलेक्ट करते हैं, ये मान लीजिए लोग ने डाटा कलेक्ट किया, अभी जो डाटा कलेक्ट होता है वो मेनली आपका डाटा कलेक्ट करने पे आप जब ग्राफ बनाओगे तब ऐसा ग्राफ बनता है। तो इसे कहा जाता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सबसे कॉमन टाइप का ग्राफ होता है और इसे कहा जाता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर आपका ग्राफ जो है वो आपका ग्राफ अगर बनता है लेफ्ट स्क्यूड का मतलब क्या है, हम लोग का लेफ्ट साइड क्या होगा, तो लेफ्ट स्क्यूड का मतलब क्या है, लेफ्ट स्क्यूड अगर आपका ग्राफ बनता है ऐसा, आप देख सकते हो कि लेफ्ट में स्क्यूनेस है तो ये हो जाएगा हम लोग का लेफ्ट स्क्यूड ग्राफ। फिर राइट स्क्यूड ग्राफ का मतलब क्या है, राइट स्क्यूड ग्राफ का मतलब है अगर हम लोग का ग्राफ बनता है और राइट हैंड साइड में हम लोग का स्क्यूनेस रहेगा तो वो बन जाएगा हम लोग का राइट स्क्यूड ग्राफ। तो स्क्यूनेस आप लोग को पता चला कि सबसे कॉमन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस अगर लेफ्ट की तरफ रहा तो लेफ्ट स्क्यूड ग्राफ होता है और स्क्यूनेस अगर राइट की तरफ रहा तो फिर होता है आपका राइट स्क्यूड ग्राफ। वैसे ही आता है हम लोग के कर्टोसिस। कर्टोसिस में वही सेम चीजें होते हैं जैसे आपका ग्राफ रहता है, एक होता है आपका एक्स एक्सिस, एक होता है आपका वाई एक्सिस। तो वहां पर हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं डाटा को इनपुट करते हैं तो हम लोग का बनता है ग्राफ। तो हम लोग का मेसोकर्टिक क्या होता है, ये होता है हम लोग का मेसोकर्टिक, जहाँ पर नॉर्मली हम लोग का ग्राफ बनता है उससे कहा जाता है आपका मेसोकर्टिक। फिर आता है हम लोग का सेकेंड जो होता है आपका लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक, तो लेप्टोकर्टिक आप देख सकते हो अगर हम लोग का ग्राफ बनता है ऐसे करके कोई ग्राफ बनता है तो उसे कहा जाता है लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक आप याद रख सकते हो कि जब कोई लीप करता है तब वो कूदता है, जंप करता है, ये होता है आपका लेप्टोकर्टिक। फिर होता है आपका प्लेटिकर्टिक। प्लेटिकर्टिक का मतलब क्या होता है, जब लोअर देन द यूजुअल। मान लीजिए आपका ग्राफ जो है ऐसे करके जाता है तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्लैट हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका प्लेटिकर्टिक। जब आपका हाइट ज्यादा नहीं बढ़ता है तो फ्लैट से आप याद रख सकते हो कि फ्लैट। तो जब फ्लैट जाता है आपका ग्राफ तब होता है आपका प्लेटिकर्टिक। अब हम लोग रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट देखेंगे। रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका टाइटल देना पड़ता है, टेबल ऑफ कंटेंट, कौन कौन से आपने टेबल्स यूज किए हैं, क्या फिगर्स यूज किए, एक्नॉलेजमेंट आप किसको थैंक यू बोलना चाहते हो, इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, किस थ्योरी के ऊपर बेसिस करके आपने काम किया है, रिसर्च डिजाइन, डाटा आपने कहाँ से कलेक्ट किया है, उसको कैसे एनालाइज और इंटरप्रेट किया है, समरी देना पड़ता है कि आपने क्या अंडरस्टैंड किया है, रिकमेंडेशन फॉर द फ्यूचर रिसर्च, सजेशन देना पड़ता है और आखिर में आपका लिस्ट ऑफ रेफरेंस देना पड़ता है कि आपने किसका किसका डाटा यूज किया, कहाँ कहाँ से आप इंस्पायर्ड हुए। तो ये होता है लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। फिर आपका आता है डिफरेंस बिटवीन डिसर्टेशन एंड थीसिस। तो यहाँ पर मेनली आपको जो डिफरेंस समझना है, डिसर्टेशन होता है आपके मास्टर्स लेवल पे, मास्टर्स के लेवल पे, और थीसिस जो हम लोग करते हैं वो होता है आप लोग के पीएचडी लेवल पे। तो डिसर्टेशन अगर देखा जाए तो ये हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे करते हैं। इसमें याद रखिएगा कि हम लोग सेकेंडरी डाटा यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी डाटा पे मेनली यूज करते हैं, मतलब हम लोग खुद से डाटा कलेक्ट नहीं करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है हम लोग को प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना ही पड़ेगा। आप चाहे तो सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हो पर प्राइमरी डाटा आपको कलेक्ट करना ही पड़ेगा। ये जो होता है 10 to 12 पेजेस के होते हैं, ज्यादा लंबा नहीं होता है, सिर्फ शॉर्ट रखा जाता है और ये काफी लॉन्ग और डिटेल्ड प्रोसेस होता है, काफी लॉन्ग और डिटेल प्रोसेस होता है। इसमें आपको एक ओवरऑल नॉलेज मिलता है टॉपिक के बारे में, इसमें आपका डिटेल नॉलेज और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना पड़ेगा टॉपिक के बारे में। फिर यहाँ पर कोई एडिशन नहीं होता है, पहले से हम लोग को जो नॉलेज प्रोवाइड होता है उसी पे काम किया जाता है। इसमें हम लोग को न्यू नॉलेज गेन करना पड़ता है कि हम लोग प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं। तो फिर से डिसर्टेशन और थीसिस जब आप नोट्स बनाएंगे तब ऐसे बनाइएगा तो आपको पढ़ने में ज्यादा आसानी होगा। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ फुट नोट्स। आप अगर देखेंगे विकिपीडिया पे तो लास्ट में फुट नोट्स होते हैं जहां पर ब्रैकेट में आपके सोर्सेस को दिया जाता है कि कहाँ से इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन लिया गया है, वहां पर फुट नोट्स दिए जाते हैं। तो फुट नोट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर ईबीट की बात किया जाए तो ईबीट का मतलब होता है कि सेम ऑथर और सेम किताब में इस इंफॉर्मेशन को लिया गया है।
OP.CIT का मतलब होता है कि सेम ऑथर जो है किसी और किताब में उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दिया। LOC.CIT का मतलब होता है ये टाइटल और पेज नंबर। मान लीजिए किसी चीज के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ दिया गया है, तो उस किताब का टाइटल और पेज नंबर अगर दिया जाएगा तो उसे दिया जाएगा LOC.CIT। फिर आते एटैल पे। एटैल का मतलब होता है ये रेफर करता है नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन यूज किया है। फिर हम लोग आते हैं शोध गंगोत्री और शोध गंगा पे। शोध गंगोत्री अगर देखा जाए, शोध गंगोत्री होता है हम लोग के स्टार्टिंग पे लेवल पे, जब हम लोग कोई टॉपिक को डिसाइड करते हैं, और फाइनल के लेवल पे हम लोग आते हैं शोध गंगोत्री पे। जब हम लोग का थीसिस कंप्लीट होता है तब उसे हम लोग अपलोड करते हैं आपके शोध गंगा पे। स्टार्टिंग में शोध गंगोत्री और फाइनल पे शोध गंगा। तो शोध गंगा जो सिस्टम यूज करता है उसे कहा जाता है INFIBNET। इसका फुल फॉर्म काफी बार आता है आपके एग्जाम में, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इसमें ऑनगोइंग थीसिस और डिसर्टेशन देते हैं, और जब हम लोग कंप्लीट करते हैं तब इसे हम लोग कहाँ देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस। तो फिर देते हैं हम लोग शोध गंगा पे। इससे मेंटेन कौन करता है, तो UGC। अब हम लोग देखेंगे रिसर्च एथिक्स। तो रिसर्च एथिक्स की अगर बात की जाए तो रिसर्च एथिक्स का मतलब होता है हम लोग जहाँ से भी नॉलेज को गेन करते हैं उससे प्रॉपरली हम लोग को क्रेडिट देना चाहिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने चाहिए। तो ये होता है रिसर्च एथिक्स, जहाँ पर हम लोग क्रेडिट देते हैं। और दूसरा हम लोग केयर करते हैं फॉर द सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता है, जैसे कि वो कौन से पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको सबके साथ शेयर नहीं करना है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ये इन्फॉर्मेशन दिया। आपको सिर्फ जो नॉलेज आपको मिला है उसी को रखना है। तो फिर पर्सन का जो सेफ्टी है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसे कहा जाता है केयर फॉर द सब्जेक्ट्स। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया है। और कोई भी क्वेश्चन हो या फिर डाउट्स हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो काइंडली आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और मैं श्योरली उस पर वीडियो बनाऊंगा या फिर कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और हम लोग सब मिलेंगे अगले वीडियो पे।